देखें, हमारे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं, है ना, तो हमारे पास हमने पहले मालूम कर लिए थे। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल मालूम करने हैं तो हमने मालूम कर लिए थे। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ एटम मालूम करने हैं इन अ मॉलिक्यूल, तो हम कैसे करेंगे? देखो, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका क्या है? एक तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या मालूम करें? दो तरीके से कर सकते हैं हम। टू फाइंड मॉलिक्यूल्स, पहले क्या करें? मॉलिक्यूल मालूम कर लें। अच्छा भाई, यानी कि एन मालूम कर लें। क्या है भाई? मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अभी हमने ये काम किया। मास कितना था? 25। मॉलिक्यूल कितने थे? मॉलिक्यूलर मास कितना? 98। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इससे हमें क्या निकाल दिए? मॉलिक्यूल्स। ये आ गए, ये आ गई एन की वैल्यू 1.54 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? अब लेकिन हमें मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनकी तादाद मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे? अब इसे कन्वर्ट करेंगे। क्या? कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स इनटू एटम। मॉलिक्यूल मालूम कर लिया, अब उन्हें एटम में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। एक तरीका ये, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बताएंगे। वो क्या? हम कहेंगे वन मॉलिक्यूल H2SO4 हैज 7 एटम्स। ऐसा ही है ना? दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, तीन, चार हाइड्रोजन, चार ऑक्सीजन, सात। एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 7 एटम्स होते हैं। लेकिन बच्चों, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1.54 एक्सपोनेंशियल 23। तो हमारे पास कितना निकल जाएगा? हम बोलेंगे भाई एक मॉलिक्यूल में तो इतने होते हैं। वो तो देख के अंदाजा लगा लिया ना हमने यार, इसको देख के। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? एक तो नहीं है, 1.54 एक्सपोनेंशियल 23 है। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.54 एक्सपोनेंशियल 23। अब 7.54 को 1.54 को 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दें, तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 1.078 एक्सपोनेंशियल 24 एटम। है ना? 1.078 एक्सपोनेंशियल 24 एटम, यानी इतने एटम्स होंगे। अब ये एक तरीका है मालूम करने का, है ना? दो स्टेप्स थे इसके अंदर, दो स्टेप्स थे इसके अंदर। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। मैं क्या कह रहा हूं यार, इसका एक और भी तरीका हो सकता है। किसी सवाल को सॉल्व करने का एक और भी तरीका हो सकता है। और करके मेथड 2 कर लें। नाम लिख देते हैं इसका, मेथड 2। ऊपर वाले का नाम लिखते हैं मेथड 1। एप्टीट्यूड में काम आती है भाई ये चीजें, एप्टीट्यूड में काम आती हैं चीजें, ज्यादा दूर नहीं है वो टाइम। मेथड 2 क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूले। अभी जो लिखवाया था ना फॉर्मूला, बी वाला, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये क्या था? पार्टिकल मालूम करने का। पार्टिकल मालूम करने का। इसमें अगर बी भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्पोनेंट ऑफ अ पार्टिकल निकल जाएगा। कॉम्पोनेंट ऑफ अ पार्टिकल निकल जाएगा। अच्छा देखो कैसे। एन कॉम्पोनेंट ऑफ अ पार्टिकल कह रहा हूं मैं। मास कितना है बच्चों? 25। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। और बी की वैल्यू क्या है? बी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। है ना? बी का मतलब क्या है? कंपोनेंट इन अ पार्टिकल। अब एक पार्टिकल, पार्टिकल मतलब H2SO4, उसमें कितने कंपोनेंट? कंपोनेंट मतलब एटम। कितने एटम है? 7 एटम। 7 एटम। चलो सॉल्व कर लो इसको। कैलकुलेटर है ना सबके पास? कैलकुलेटर है ना सबके पास? चलो भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करो सब, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। आंसर आ गया 1.075 एक्सपोनेंशियल 24। देखो, ऑलमोस्ट सेम है। 078 075, तकरीबन सेम ही है ना भाई? तकरीबन सेम ही है ना बच्चों? ये आ गए एटम्स। कैसा लगा?
कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ये सबके? मेथड टू समझ में आया? कौन सा अच्छा है? मेथड वन, मेथड टू? कौन सा बेहतर है, मेथड वन, मेथड टू? हाँ, मेथड टू एप्टीट्यूड वाला है। मेथड टू एप्टीट्यूड वाला है। एप्टीट्यूड के अंदर 1 मिनट चाहिए होता है ना, 1 मिनट में आंसर निकालना होता है। ठीक है, ये मेथड टू एप्टीट्यूड वाला है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट सवाल पे जाएं। नेक्स्ट सवाल पे जाएं। अच्छा देखो, ऑक्सीजन एटम मालूम करने थे। ये सवाल छोड़ रहा हूं, खुद करना। ये सवाल छोड़ रहा हूं, खुद करना। ऑक्सीजन एटम कितने हैं? ऑक्सीजन एटम मतलब मानो यहाँ पे बी की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन लेंगे हम, और यहाँ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन होते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या ले लोगे? 4 ले लोगे। ऑक्सीजन तो कॉम्पोनेंट ऑफ अ पार्टिकल है ना, कॉम्पोनेंट ऑफ अ पार्टिकल है ना, वहां पे मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा आपको। अच्छा देखो, ये रिकॉर्डिंग जो है ये मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना, अपलोड कर दूंगा मैं। दो काम कर लो तुम लोग पहले। अब देखो ये सवाल है हमारे पास। इस सवाल में क्या है, हमें हमें कहा गया है कि मास ऑफ वाटर मालूम कर दीजिए। कब? जबकि 15 cm³ ऑफ प्रोपेन इज कंबस्टेड, यानी हमें इसका प्रोपेन C3H8 का वॉल्यूम दिया गया है 15 cm³ एट STP। यानी ये हमारे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है वॉल्यूम मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है ना, ये हमारे पास वॉल्यूम मास रिलेशनशिप है। ठीक है ना, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप में हमें क्या होता है, एक का वॉल्यूम दिया गया है और दूसरे का मास पूछा जा रहा है। इससे वाइस वर्सा भी किया जा सकता है, इससे वाइस वर्सा भी किया जा सकता है, यानी मास दिया गया हो और दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम पूछा जा रहा हो, दोनों काम किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें उल्टा दिया हुआ, वॉल्यूम दिया है, मास पूछा जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, फिर हमें करना क्या है? सबसे पहले इस सवाल में हमें करना क्या है, हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मास। अब अगर मास मालूम करना है दूसरे सब्सटेंस का, तो क्या करें? पहले वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एसटीपी की बात चल रही है ना, एसटीपी की बात चल रही है। तो चलो इसको जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 15 cm³। मास बच्चों मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास, प्रोपेन गैस है, प्रोपेन गैस, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 3 कार्बन है, 36 हो गया। अब 36 में 8 ऐड कर दो, 44 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। वीएम कितना है? सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब है, तो वीएम कितना लेंगे हम? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 44 डिवाइडेड बाय 22,400 इज इक्वल्स टू मास। वैल्यू निकाल लें, वैल्यू निकालें, क्या आएगी भाई? 15 मल्टीप्लाइड बाय 44 डिवाइड बाय 22,400, है ना, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0295 ग्राम। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ द प्रोपेन गैस। अब मास ऑफ द प्रोपेन मिल गया हमें, हमने क्या किया, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया बच्चों, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया मास में, और वो मास कितना निकला? 0.0295 ग्राम। अब इसका मास मालूम है, दूसरे का मास मालूम करना है, तो मास मास रिलेशनशिप बन गया अभी है।
है ना। ओवरऑल सवाल क्या था, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। हमने क्या किया, हमने बोला यार वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करते हैं, फिर मास मास बन जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। हमने वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट किया, फिर बोला मास मास तो बड़ा आसान होता है सॉल्व करना। अब मास मास सॉल्व करना आसान होता है, तो चलो एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो। अब हमारे पास क्या हो गया, टू फाइंड मास ऑफ वाटर। अब ये है स्टेशियोमेट्री का असल टॉपिक। स्टेशियोमेट्री क्या है बच्चों, स्टेशियोमेट्री दरअसल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम एक सब्सटेंस की मिकदार से दूसरे सब्सटेंस की मिकदार को डिटरमिन करते हैं। स्टेशियोमेट्री में हम दरअसल एक सब्सटेंस की मिकदार से दूसरे सब्सटेंस की मिकदार को डिटरमिन करते हैं, ये है स्टेशियोमेट्री। अब मानो ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड। गिवन से रिक्वायर्ड मालूम करना, यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से स्टेशियोमेट्री कहलाता है ना। एक सब्सटेंस की मिकदार जो कि गिवन है, दूसरे सब्सटेंस की मिकदार जो कि रिक्वायर्ड है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिटरमिन करना स्टेशियोमेट्री कहलाता है ना, ये स्टेशियोमेट्री कहलाता है। अब ये काम कैसे किया जाता है इसको देखो। हम कहेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे गिवन कौन है, तो हमने बोला गिवन है प्रोपेन। हम कहेंगे 1 मोल प्रोपेन C3H8। रिक्वायर्ड कौन है, वाटर। और कितने ग्राम, कितने मोल वाटर बन रहा है, तो चेक करो 4 मोल बन रहा है ना। कितने मोल बन रहा है, 4 मोल। इसका 1 मोल था, इसके कितने 4 मोल। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4 मोल वाटर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमने ये काम कर लिया। अच्छा अब क्या करेंगे हम, ये हमारा असल काम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स की जगह एज इट इज, यहाँ पे भी यही काम कर लेते हैं। चलो नंबर ऑफ मोल्स की जगह एज इट इज, बस फर्क क्या है, मोल की जगह, मोल की जगह हम क्या करेंगे, मोल की जगह हम क्या करेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। यहां भी मोल की जगह क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। तो 1 × मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोपेन, कितना था अभी हमने लिखा 44 ग्राम। और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, मोल की जगह क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल तो ऐसे ही प्रॉपर्टी का लिया, मोल की जगह क्या लिखेंगे, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, वो 18। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन गया 44 ग्राम इक्वल्स टू 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 × 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 72। ठीक है 72। अच्छा अब जरा सुने आप क्या बच्चों, ये जो हमारे पास है ना, ये कहलाता है इक्वेशन मास। इस हेडिंग को जरा ध्यान में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये असल चीज है। अगर ये दो चीजें बनाना आ गई, स्टेशियोमेट्री आसान हो गई है। ठीक है ना। ये मोल रिलेशनशिप हमें कहां से मिलेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये कहां से मिलेगा हमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे ये है इक्वेशन मास। अगर इक्वेशन मास दुरुस्त बना लिया है, अब कोई इशू ही नहीं है स्टेशियोमेट्री सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन मास क्या है, जरा मैं समझा देता हूं। इक्वेशन मास से मुराद है वो मास, वो मास जो दरअसल हमें बताता है कि इतने ग्राम से इतने ग्राम सब्सटेंस मिलता है। यानी अगर हमारे पास आइडियली 44 ग्राम प्रोपेन हो, तो पानी हमें 72 ग्राम मिलेगा आइडियली, बस यही होगा। 44 ग्राम से 72 ग्राम मिलता है, 42 44 ग्राम से 72 ग्राम मिलता है, हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन हमें तो बच्चों C3H8 44 ग्राम नहीं दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, ये रहा मास। हमारे पास कितना है, 44 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितना है 0.0295 ग्राम है। तो क्या करें, हमने बोला भाई इक्वेशन कहती है 44 ग्राम में इतना मिलेगा,
अब हमारे पास जरूरी तो नहीं है ना 44 ग्राम हो, हमारे पास कितना है बने, हमने बोला भाई 0.0295 ग्राम में कितना मिलेगा, ये बताओ, है ना, ये बताओ। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बोला भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, हम बोलेंगे देखो मानो ये वाली टर्म, मानो ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है, तो जो गिवन अमाउंट है यानी जिसमें मालूम करना है ये है सी, तो जो आंसर होना चाहिए दिस इज डी। और डी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर है। डी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर। और डी किसके बराबर होता है, फॉर्मूला याद कर लो, बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय ए। क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला ये। अब ये डी किसके बराबर निकलेगा, हम बोलेंगे देखो भाई बी क्या है 72, सी क्या है 0.0295, ए क्या है 44। अब इसे सॉल्व कर लो, है ना, अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 72 मल्टीप्लाइड बाय 0.0295 डिवाइडेड बाय 44, बच्चों आंसर आ जाएगा 0.0487 ग्राम, सॉरी 483 ग्राम। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। आया समझ में, वॉल्यूम से मास मालूम करने का तरीका समझ में आया, क्लियर है ना सबको। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा, अब हमारे पास आएगा सबसे अहम सवाल, इस स्टेशियोमेट्री वाला। आसान था या आसान हो गया, चलो भाई अब हम आएंगे और हम जाएंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल हमारे पास, अब इस सवाल में क्या है हमारे पास, जरा चेक कर लेते हैं। हमें दिया गया है जिंक का मास, हमें दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड का भी मास। रिमेंबर ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हैं। हमने कहा जा रहा है जिंक सल्फेट का मास मालूम कर दीजिए। सवाल चेक करें जरा क्या है। हमें दिया गया है जिंक का मास, बच्चों कितना दिया गया है, वो 50 ग्राम। हमें दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड का भी मास विच इज 80 ग्राम। हमने कहा जा रहा है जिंक सल्फेट का मास मालूम कर दीजिए। यानी दो रिएक्टेंट का मास दिया गया है और पूछा सिर्फ एक सल्फेट, एक जिंक सल्फेट यानी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो हमारे पास है ये मास मास रिलेशनशिप है। ये हमारे पास क्या है, मास मास रिलेशनशिप है। मास दिया गया है, मास पूछा जा रहा है। मास मास रिलेशनशिप, लेकिन ये मास मास रिलेशनशिप हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है पता कैसे चलेगा कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड स्टेशियोमेट्री है, मालूम कैसे होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब तक ये सवाल चल रहा है आपने क्लास में रहना है, अगर टाइम खत्म हो जाए तो वापस आ जाना है, क्लास कंप्लीट करेंगे, ये सवाल खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे पता चलेगा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल है, बच्चों देखो, जब कभी भी याद कर लो इस कॉन्सेप्ट को, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मासेस गिवन हो, है ना, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मासेस गिवन हो तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड सवाल होता है। यानी इसमें पहले मालूम करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और फिर उसकी मदद से, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से दूसरे सब्सटेंस का मास मालूम किया जाएगा, ठीक है ना, फिर उसकी मदद से मालूम किया जाएगा। तो हमारे पास सवाल का पहला हिस्सा क्या है, टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम करते हैं बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, दरअसल वो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है जो
दूसरे की निस्बत पहले खर्च हो जाता है। और मालूम कैसे करते हैं? हम कहते हैं जिसका मोल रेशो कम वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। चाहो तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, द रिएक्टेंट which has smaller mole ratio is considered as limiting reactant। अब सवाल ये पैदा होता है भाई मोल रेशियो कैसे मालूम करें? देखो फॉर्मूला याद कर लो वैसे। मोल रेशियो क्या है? मास ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस बाय मोल ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। रेशियो, मोल रेशियो है ना, तो रेशियो निकालेंगे। यही मास ऑफ द सेकंड सब्सटेंस डिवाइड बाय मोल ऑफ द सेकंड सब्सटेंस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब देखो फर्स्ट सब्सटेंस मान लो जिंक है, सेकंड सब्सटेंस मान लो H2SO4 है, तुम्हारी मर्जी किसी की भी मान लो। अब फर्स्ट सब्सटेंस हमारे पास कौन है? मान लो जिंक है। कितना है वो? 50 ग्राम। इक्वेशन में उसके मोल कितने हैं? दो, सबके 1 1 मोल है, दोनों के 1 1 मोल है, 1। और जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है? जिंक एटम है ना, उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 65.4। रेशियो निकाल लो यहाँ पे। अब आगे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कितना ग्राम दिया गया? वो 80 ग्राम दिया गया। मोल कितने? 1। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98। अब ये जरा सॉल्व कर लो। 50 डिवाइडेड बाय 65.4, आंसर आ गया बच्चों 0.764 रेशियो। अब यही काम यहाँ पे कर लो, 80 डिवाइड बाय 98, आंसर आ गया 0.816। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये क्या है मेरे पास? स्मॉलर मोल रेशियो। और अगर ये स्मॉलर मोल रेशियो है तो ये मेरा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी जिंक मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब अगर जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक की मदद से, जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया ना, जिंक की मदद से इसे मालूम करेंगे कि कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकाला ये समझ में आया? लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मालूम करेंगे समझ में आया? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट जिसका मोल रेशियो दूसरे से सबसे कम होता है। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो गया तो अब हमारे पास मालूम करना है मास। टू फाइंड मास ऑफ जिंक सल्फेट बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी जिंक, यानी जिंक। ठीक है ना? अभी फिलहाल ये देख लो। देखो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? जिंक। तो जिंक से मालूम करेंगे। हम कहेंगे भाई अब तो मास मास रिलेशनशिप बन गया ये, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन है भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट? उसको लिख लो यहाँ पे। हम कहेंगे 1 मोल जिंक। रिक्वायर्ड कौन है? जिंक सल्फेट। कितने मोल है उसके इक्वेशन में? एक ही है। ठीक है ना? फिर हमारा तरीका क्या था? हम नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज लिखते थे, मोल की जगह एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। जिंक का एटॉमिक मास 65.4। यहाँ पर आ जाए, नंबर ऑफ मोल एज इट इज, मोल की जगह इसका मॉलिक्यूलर मास। अब 65 पॉइंट, जिंक सल्फेट का कितना होगा? 65.4 प्लस सल्फेट का होता है 96, तो ये जाएगा 161.4 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 65.4 ग्राम इक्वल्स टू 161.4 ग्राम। अब ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? बी। और हमें कितने में मालूम करना है? हमें कितने में मालूम करना था? जिंक कितना दिया गया है? जिंक कितना दिया गया है? 50 ग्राम। हमें मालूम कितने में करना है? 50 ग्राम में मालूम करना है। तो ये हो गया सी। फॉर्मूला क्या था? बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है ना? ये हमारे पास है। चलो भाई सॉल्व कर लो। 161.4 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 65.4,
आंसर आ गया हमारे पास 123.39 ग्राम जिंक सल्फेट। 50 ग्राम अगर हमारे पास जिंक हो तो हमें जिंक सल्फेट कितना मिलेगा? 123.39, 4 कह लीजिए आप उसे, 123.4 ग्राम जिंक सल्फेट। समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? असल चीज थी लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना। समझ में आ गया तब के? ये क्लियर हो गया ना ये?